हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं आपका अपना भाई अनमोल। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं सच्ची रामायण की चाबी, जिसमें हमने कुछ दिनों पहले अध्ययन किया था हिंदी पट्टी में पेरियार। हिंदी पट्टी में पेरियार जो कि दक्षिण के एक जाने-माने शख्सियत रहे हैं, उन्हें बाबा साहब तथा उनकी विचारधारा का के समरूप बहुत से आंदोलन किए और उनमें सफलता भी प्राप्त की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेरियार जी ने सच्ची रामायण भी लिखी, जो कि एक बहुत ही विवादास्पद कृति रही है। तो हम इसी के विषय में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हिंदी पट्टी में पेरियार, जिसका कि हमने 10 पेज तक पढ़ा था। उसका आधा हिस्सा बचा है, तो उसे आज हम पूरा करेंगे। फिर उसके बाद अगला विषय पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका अपना भाई अनमोल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल की बेल आइकन को बजाइए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देख पढ़ते हैं। हमने उस दिन 10 पेज तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे 10 पेज से, तो हमने क्लियर कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। भाजपा के विरोध और बसपा द्वारा पेरियार से राजनीतिक दूरी बना लेने की इस घटना का एक आश्चर्यजनक पक्ष भी था, जिसका पता इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर से लगता है। पत्रकार अलका पांडे ने 7 नवंबर 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपनी खोजी रिपोर्ट में लिखा कि जिस सच्ची रामायण के लिए भाजपा और बसपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है, न ही बसपा के पास। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले बहुजन चेतना मंडल के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है। भाजपा इस दौरान कई जगह पर सच्ची रामायण के दहन का आयोजन कर रही थी, लेकिन जलाने के लिए भी पार्टी के पास किताब की प्रति नहीं थी। उसने जिस किताब का दहन किया, वह किताब के कथित आपत्तिजनक अंशों की फोटोकॉपी थी। अखबार ने अपनी पड़ताल में पाया कि सिर्फ बसपा से जुड़े स्टॉलों पर ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ में किसी भी दुकान पर सच्ची रामायण उपलब्ध नहीं है। लखनऊ के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता यूनिवर्सल बुक सेलर ने भी अखबार को बताया कि सच्ची रामायण कभी बिक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। वस्तुतः बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, वामशिव से जुड़े मूल निवासी प्रचार प्रसार केंद्र तथा अंबेडकर प्रचार समिति आदि ने सच्ची रामायण की लाखों प्रतियां अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच वितरित की थी, लेकिन इसकी पहुंच न तो विश्वविद्यालयों तक हो सकी थी, न ही उन दुकानों तक जहां कथित मुख्यधारा की किताबें पढ़ने वाले लोग जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक और बहुजन तबकों को ज्ञान की कथित मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर इन तबकों के पास उपलब्ध ज्ञान और उनके नायकों की यह सचेत उपेक्षा की जाती है। बहरहाल इन स्थितियों से चिंतित होकर मैंने तमिलनाडु निवासी विश्वविद्यालय में अपने सहपाठी मणिवन्नन मुरुगेसन के साथ पेरियार ग्रंथावली हिंदी में लाने की योजना बनाई थी, लेकिन समस्या अनुवादकों की अनुपलब्धता की थी। तमिल से हिंदी अनुवाद मिलना टेढ़ी खीर था। हमारे पास इसके लिए आर्थिक संसाधन भी बहुत सीमित थे, इसीलिए उस समय हम इस दिशा में उस समय बहुत कम काम कर पाए। 2014 के मार्च महीने में मणिवन्नन ने बताया कि पेरियार साहित्य के गंभीर अध्येता और प्रतिबंध पेरियारवादी टी थमराई कन्नन तमिलनाडु से दिल्ली आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। उस मुलाकात में थमराई कन्नन ने बताया कि वे हम लोगों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में किए जा रहे बहुजन मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिक काम से परिचित हैं तथा कोयम्बटूर से पेरियार के विचारों पर आधारित एक पत्रिका के प्रकाशन की योजना पर काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2014 में उनके संगठन ने कातारू नाम से पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने अक्टूबर 2015 में अपनी पत्रिका के पहले जन्मोत्सव पर मुझे आमंत्रित किया। वहीं प्रस्तुत पुस्तक श्रृंखला की ठोस योजना बनी। थोड़े विषयांतर का खतरा मोल लेते हुए भी उपरोक्त तमिल पत्रिका की विशिष्टता का उल्लेख कर देना यहाँ प्रासंगिक होगा। कोयम्बटूर से प्रकाशित कांतारू अपने कलेवर विषयों के चुनाव आदि में यह एक श्रेष्ठ और गंभीर मासिक पत्रिका है, जो आज भी नियमित प्रकाशित हो रही है। उत्तर भारत से जो साहित्यिक वैचारिक अथवा दलित बहुजन मुद्दों पर केंद्रित लघु पत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे प्राय कोई एक व्यक्ति मिशनरी भाव से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में तो पत्रिका के माध्यम से सोनामंद हो जाने की ख्वाहिश भी काम कर रही होती है, लेकिन कोयम्बटूर में कांतारू की युवा टीम इससे बिल्कुल अलग थी। कांतारू में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं प्रकाशित होता है, सारा काम टीम की ओर से किया जाता है। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है पत्रिका के प्रकाशन स्थल के निकटवर्ती गांव कस्बों के परिवारों का इससे जुड़ाव। उस वार्षिकोत्सव के दौरान टीम कांतारू ने मुझे बताया कि इससे आसपास के गांव के लगभग 500 परिवार जुड़े हैं, जिनके अनुदान से यह चलती है। समसामयिक मुद्दों की इस पत्रिका में कुछ पृष्ठ इन परिवारों में होने वाले जन्मदिन, विवाह व अन्य छोटी बड़ी उपलब्धियों, शोक समाचार आदि के संक्षिप्त समाचारों व तस्वीरों के लिए सुरक्षित हैं। हिंदी की लघु पत्रिकाओं में इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पत्रिका के जिस समारोह में मैं शामिल हुआ था, उसमें पुरुषों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में किशोरियां, युवतियां, बहुएं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी कर रही थीं। वे विविध वैचारिक मुद्दों पर सवाल पूछ रही थीं और वक्ताओं के भाषणों के बाद हस्तक्षेप कर रही थीं। तमिलनाडु में पेरियार के विचारों के प्रभाव के कारण एक प्रगतिशील समावेशी समाज बना है। पेरियार ने अपने आंदोलन को महिलाओं से जोड़ने पर बहुत बल दिया था। इसके विपरीत आज उत्तर भारत के सारे जातिवाद विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों के आंदोलन हैं। जो महिलाएं इन आंदोलन में हमारे कंधे से कंधा मिला सकती हैं, उन्हें भी हमने विवश कर दिया है कि वे हमारे पुरुषवाद के विरोध में अपना अलग आंदोलन चलाएं। उत्तर भारत का दक्षिण स्त्रीवाद इसी का परिणाम है। कांतारू के उपरोक्त समारोह के दौरान थमराई कन्नन ने इस बात पर लगातार बल दिया कि जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी हिंदी में पेरियार का साहित्य उपलब्ध हो। वे इसके लिए अपने संगठन से आर्थिक संसाधन भी जुटाने के लिए तत्पर थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। उसी आयोजन के दौरान तय हुआ कि पेरियार का कुछ साहित्य अंग्रेजी से ही अनुदित कर हिंदी में प्रकाशित किया जाए और हम तमिल साथियों के सहयोग से अनुवाद को मूल के अधिकांश निकट लाने की कोशिश करें। कन्नन ने मुझे कुछ ही समय बाद पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक टी मार्क्स द्वारा अंग्रेजी में अनुदित पेरियार के लेखों व भाषणों के संग्रह ऑन कास्ट एंड रिलीजन की पांडुलिपि हिंदी अनुवाद के लिए उपलब्ध करवा दी, जिसके कुछ अंशों को इस श्रृंखला में शामिल किया गया है। श्रृंखला के अन्य हिस्सों को हमने अलग अलग अंग्रेजी पुस्तकों व अन्य स्रोतों से चयनित किया है। फिलहाल इसके तहत
तीन किताबें एक साथ जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, धर्म और विश्व दृष्टि तथा सच्ची रामायण शीर्षक से प्रकाशित हो रही हैं। दोस्तों ये बता दूं, ये तीनों किताबें मेरे पास हैं, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता और धर्म और विश्व दृष्टि तथा सच्ची रामायण। इनमें संबंधित विषयों पर पेरियार के लेख और भाषण हैं। इसके अतिरिक्त सभी खंडों में संबंधित विषय के अध्येताओं की आलोचनात्मक लेख तथा पेरियार के जीवन का वर्षवार लेखा जोखा दिया गया है। यह पुस्तक श्रृंखला थमराई कन्नन के निरंतर तकाजों के कारण ही संभव हो सकी। श्रृंखला में समाहित सामग्री का एक हिस्सा पेरियार के प्रतिनिधि विचार शीर्षक से द मार्जिनाइज्ड प्रकाशन से वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था। आज जिस रूप में प्रकाशित हो रही है उसमें कई लोगों की भूमिका रही है। ललित सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का अंग्रेजी संस्करण से मिलान और पुनः पूरी पुस्तक का नया सटीक अनुवाद तमिल भाषा के शब्दों से के सही भावार्थ को समझने के लिए तमिल भाषी शास्त्रियों के निरंतर संपर्क एक बहुत श्रम साध्य काम था, जिसे मित्र अशोक झा ने अपनी अनेक व्यवस्थाओं के बीच पूरी प्रतिबद्धता से पूर्ण किया। द मार्जिनाइज्ड प्रकाशन के निर्देशक मित्र संजीव चंदन, ग्राफिक डिजाइनर राजन कुमार, लेखक व अन्य ओम प्रकाश कश्यप, दलित चिंतक कवन भारतीय, युवा शोधार्थी धर्मवीर गगन के परामर्शों इसे समृद्ध किया है। इन सभी का आभार मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ जिस प्रकार इसके संपादन की पूरी प्रक्रिया में साथ बने रहे, उसके लिए आभार शब्द तो पर्याप्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि इन मित्रों के सहयोग से तैयार यह पुस्तक किसी पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी और हम अब यह कह सकेंगे कि पेरियार हिंदी पट्टी में भी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि यह सच है कि हिंदी में पेरियार की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अभी काफी काम किया जाना है। इसके संपूर्ण बाडमेर का सरल और सटीक हिंदी अनुवाद होना चाहिए, वह भी सीधे तमिल से। तमिल और हिंदी पट्टी के सांस्कृतिक अंतर के कारण कई जगह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में चूक और अस्पष्टता बनी रहती है। इस किताब को तैयार करते हुए हमें इस कमी से निरंतर जूझना पड़ा। उम्मीद है आने वाले वर्षों में यह संभव हो सकेगा। फिर भी जितना हो सकता है उसका श्रेय उपरोक्त मित्रों को ही है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज हमने हिंदी पट्टी में पेरियार का जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल हम पढ़ेंगे पेरियार की दृष्टि में रामकथा। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा पेरियार की दृष्टि में रामकथा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका अपना भाई। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।